अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू नावल धड़कनों का रक्स किस्त नंबर 8 और 9 राइटर अरीबा अमजद पेशी खिदमत हैं। तुम्हारे बेगैरत भाई ने कल रात मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। हिफ्सा ने अपना आंसू रोकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, क्या ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसे नहीं कर सकता है हिफ्सा। जुबैर ने साद लहजे में कहा, चले जाओ यहाँ से और अपने भाई को जाकर बता देना कि वो इतनी आसानी से बच नहीं सकता मुझसे। ऐसी लड़कियों के साथ काम करते हो तुम? अरे क्या हो गया, सांस तो ले लो मेरा। मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ, न जाने किसने उसे घर का पता दे दिया। कह रही थी बिजनेस के हवाले से बात करनी है। मैंने कहा कल ऑफिस में आ जाना घर पर, मैं बिजनेस डीलिंग नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू नावल धड़कनों का रास्त किस्त नंबर 8 और 9 पेशे खिदमत है। शाम के 6 बजने वाले थे जब महरीन हारिस के घर के पास पहुंची थी। तो मेरा यहाँ ही वेट करना और ध्यान रहे यहाँ तुम्हें कोई पहचान ना ले, समझ रहे हो ना? महरीन ने ड्राइवर से कहा और गाड़ी से उतर कर हारिस के घर की जाने बढ़ी। अच्छा, तो ये घर है हारिस खान का, यानी कि शौकत खान का घर, जिस पर हारिस कब्जा करके बैठा है। ये तो बाहर से इतना बड़ा और शानदार है, अंदर से कितना खूबसूरत होगा। वो बोर्ड बढ़ाती हुई आगे बढ़ी। किस मिलना है मैडम? गार्ड आतिफ ने पूछा। मुझे हारिस से मिलना है, महरी ने जवाब दिया। इस वक्त साहब घर पर नहीं है। उफ, अब यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगी वापस। आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे हारिस ने ही बुलाया। उन्होंने मुझे 6 बजे का ही टाइम दिया था, मुझे उनके साथ कुछ ऑफिस के मामला डिस्कस करने हैं। महरी ने झूठ बोल दिया। ठीक है मैडम, आइए। ये सुनकर आतिफ महरीन को अंदर ले गया। मेरा बाहर लान में बैठी किताब में मशगूल थी। जैसे उसकी नज़र अंदर जाते हुए महरीन पर पड़ी तो वो एकदम चौंक कर रह गई। रुको, कहाँ जा रही हो? आतिफ, कौन है ये लड़की? मारा ने महरीन को सर से पाँव तक घूरते हुए कहा। महरीन बाजी, ये हारिस साहब की मेहमान है। साहब ने उनको बुलाया ऑफिस के मामलात पर बातचीत के लिए। आतिफ ने कहा, तुम अच्छे से जानते हो हारिस इस वक्त घर पर नहीं है। अब ये लड़की कौन है और हारिस के घर में क्या कर रही? कहीं ये हारिस शादीशुदा तो नहीं? ये सोचकर महरीन के दिल में होल पड़ने लगी। मुझे हारिस ने कहा था कि घर पहुंच जाना, मैं आ जाऊंगा। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बैठकर अपने बारे में बातचीत कर लेते हैं। महरीन मुस्कुराती हुई मैरा की जानिब बढ़ती ही बोली, मुझे कुछ काम है, तुम उन्हें गेस्ट रूम में बिठा दो। मैरा ये कहकर अंदर चली गई। महरीन के अजीबोगरीब कपड़े देखकर हर लड़की उससे दूर ही रहना पसंद करती थी। इंसान का लिबास ही उसकी पहचान होता है। अजीब लड़की है, कितनी अकड़ रही थी। महरीन बोर्ड बुढ़ाई। जी मैडम, आपने कुछ कहा? आतिफ बोला, नहीं कुछ नहीं कहा, जल्दी से अपने सर को कॉल करके बुलाओ। आतिफ महरीन को गेस्ट रूम में बिठाकर चला गया। महरीन ने जल्दी से अपने पर्स में से लिपस्टिक निकाली और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके लिपस्टिक को मज़ीद डार्क किया। ऐसे करती हूँ शौकत खान को कॉल करके बताती हूँ कि इस वक्त मैं उसके खूबसूरत महल में बैठी हूँ। अभी उसने नंबर मिलाया ही था कि आतिफ महरीन के लिए चाय ले आए। मैडम, गर्मा गर्म चाय आपके लिए। आतिफ ने चाय टेबल पर ला कर रख दी। बात सुनो, ये लड़की कौन थी जो लान में बैठी थी? ये मेरी मेरा बाजी हैं, हारिस साहब की कज़न है। शुरू से इसी घर में रहती हैं, बेगम साहबा और हारिस साहब के साथ। बेगम साहबा? कौन बेगम साहबा? कौन कौन रहता है इस घर में? मैरी ने हैरानगी से कहा। हारिस साहब, मेरा बाजी और आलिया बेगम। आलिया बेगम कौन है? मैरी झट से बोली, हारिस साहब की वालदा, बस यही लोग रहते हैं इस घर में। आतिफ ने कहा, शौकत खान की बीवी अभी जिंदा है? उसने तो कहा था वो तो बिल्कुल अकेला है, और फिर कल उसका बेटा भी निकल आया और आज बीवी निकल आई है। ये सब हो क्या रहा है? मेरे बेटे ये सब बातें सोचने लगी। इतने में हार्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है साहब आ गए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैरीन मुस्कुराती हुई बोली। आतिफ भागते हुए वहाँ से गेट की तरफ चला गया। जैसे हारिस गाड़ी से उतरा, आतिफ ने उसे बताया कि मैरीन मैडम गेस्ट रूम में बैठी उसका वेट कर रही है। मैरीन का नाम सुनकर उसने अजीब सा रिएक्शन दिखा। कौन मैरीन? हारिस ने कहा, साहब वो भी कुछ देर पहले आई थी और कह रही थी कि आप ही ने उन्हें घर पर बुलाया आपस के मामला डिस्कस करने के लिए। मैंने किसी को नहीं बुलाया। तुमने किसको बिठा रखा है गेस्ट रूम में? हारिस ये कहते हुए फ़ौरन गेस्ट रूम की जाने बढ़ा। आतिफ भी हारिस के पीछे ही था। जैसे ही हारिस गेस्ट रूम में एंटर हुआ तो मैरी ने चाय का कप फ़ौरन टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। ओह, तो आप हैं मिस्टर हारिस खान? वो मुस्कुराती हुई बोली, जी, मगर आप कौन? आतिफ ने बताया कि मैंने आपको घर पर आने का कहा था, लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। वजह बता सकती हैं आपने ऐसा क्यों कहा? वो आतिफ की तरफ देखने लगी क्योंकि वो शर्मिंदा हो गई थी। हारिस ने आतिफ को बाहर जाने का इशारा किया। आतिफ और उससे पहले बाहर चला गया। हारिस जान गया कि ये अपने झूठ बोलने पर शर्मिंदा हो गई है। जी बोले अब?
हारिस उसके सामने सीरियस मूड में सीना तान कर खड़ा था। आपके ऑफिस में 3-4 घंटे बैठकर वेट किया है मैंने आपका मिस्टर हारिस। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके घर जाकर आपसे मिल लिया जाए। क्या नाम है आपका? मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? हारिस ने सर्द लहजे में कहा। क्या सारी बातें खड़े खड़े ही पूछोगे? हारिस ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपके पास 5 मिनट हैं जिसमें आप मुझे बताएंगी आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। मेरे घर का राह किसने दिया आपको? मैं बिज़नेस के हवाले से आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहती थी, मगर अगर आपको मेरा यहाँ घर पर आना बुरा लगा तो मैं माजरत करती हूँ। घर का राह किसने दिया? हारिस ने फिर से कहा। आपके ऑफिस में से ही मुझे किसी ने दिए थे आपके घर का एड्रेस। महरीन ने कहा। ऑफिस के मामला बिजनेस डीले मैं सिर्फ ऑफिस में ही करता हूँ, घर तक कभी किसी को आने की इजाज़त नहीं दी मैंने। अगर आप बिज़नेस के हवाले से कोई भी बात करना चाहती हैं तो कल दिन में मेरे ऑफिस आ जाइएगी। मैं अब आप जा सकती। रुको, मैंने झट से बोली। हारिस ने हैरानी से पलटते हुए उसकी तरफ देखा। अभी 5 मिनट मुकम्मल तो नहीं हुए। हारिस की जनेब बढ़ती बोली। कहना क्या चाहती हैं? हारिस बोला। कुछ नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना नाम और तारीफ़ सुनी थी आपकी उससे भी कई गुना हैंड सामो। ये कहकर उसने अपना बैग पकड़ा और हारिस को देखते हुए गेस्ट रूम से निकलकर बाहर चली गई। क्या अजीब लड़की है यार। हारिस गेस्ट रूम से निकल सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर वो बेड पर लेट कर जो कुछ गुस्सा ने उसे कहा तो वो सब बातें उसके जहन में दौड़ रही थी। क्या हो गया मुझे? क्यों इतना अपसेट सा हो गया मैं? क्यों उस लड़की के लिए मैं इतना सब सोच रहा था, इतना सब कर रहा था, आखिर क्यों? वो खुद से सवाल करने लगा। इतने में महरा ने दरवाज़ा नॉक किया और कमरे में आ गई। हारिस कहाँ थे तुम? सुबह से फूफू से क्यों नहीं मिल कर आए? वो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं बस आने ही वाला था फ्रेश होकर नीचे। हारिस उठा और अलमारी से टी शर्ट निकालने लगा। वो लड़की कौन थी? मेरा हाथ बांध कर हारिस के पीछे खड़ी उससे पूछ रही। कौन सी लड़की? हारिस का। हारिस ज़्यादा अनजान मत बनो। वही लड़की जिसे तुम मिल कर आ रहे हो, वही लड़की जो गेस्ट रूम में बैठी घंटे से तुम्हारा वेट कर रही थी, वही लड़की जिसने बहुत ही अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए थे। ऐसी लड़कियों के साथ काम करती हो तुम? अरे क्या हो गया है? सांस तो ले लो मेरा, मैं तुझे जानता तक नहीं। न जाने किसने उसे घर का पता दे दिया। कह रही थी बिज़नेस के हवाले से बात करनी है। मैंने कहा कल ऑफिस में आ जाना घर पर, मैं बिज़नेस डीलिंग नहीं करता, मैं शावर लेकर आता हूँ 10 मिनट में। ये कहकर हारिस वाशरूम में चला गया। मुझे हारिस को बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। उसने मेरी इतनी मदद की आज, और मैं क्या करूँ? उसको कॉल करूँ? मेरी वजह से उसके हाथ पर भी काफ़ी चोट लग गई है। वो हॉस्पिटल में वेटर रूम में बैठी ये सब सोच रही थी। नहीं, मैं क्यों कॉल करूँ उसे? मैंने थोड़े उसे बोला था मेरे पीछे आओ, वो खुद अपनी मर्ज़ी से आया था। खैर मैं क्यों उसके बारे में इतना सब सोच रही हूँ? भला मेरा क्या लगता है वो? मेरे घर के हालात पहले ही बहुत बुरे चल रहे हैं। मुझे अपनी माँ और बहन का सहारा बनना है। इस वक्त मुझे इन सब बातों पर सोचना चाहिए। वो कल ही बैठी बुड़ा रही थी कि अचानक उसे ज़ुबैर उसके पास आकर बैठ गया। तुम यहाँ बैठी हो? मैं एक बार सारी नर्सों से पूछ रहा था हिफ्सा कहाँ है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हिफ्सा ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मैं लेने आया हूँ तुम लोगों को। खाला जान कहाँ है? मोमना कहाँ है? तुम लोग तो ऐसे हॉस्पिटल में बस ही गए हो, सुबह से आए हुए हो। हिफ्सा गुस्से से उठकर बाहर जाने लगी तो उसके सर से दुपट्टा थोड़ा सा उतर गया। ये ऐसे गुस्से से क्यों बात कर रही है तुम मुझसे? हर वक्त तुम गुस्से में ही रहती हो क्या? हिफ्सा ने उसे गुस्से से पलटकर घूरा और चाय पर से अपना मोबाइल उठाकर वहाँ से चली गई ये सर पर क्या हुआ तुम्हारे? उसके पीछे भाग गया। मेरे पीछे मत आओ, समझे तुम? उसने पीछे से हिफ्सा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसको सामने जाकर खड़ा हो गया। हिफ्सा की आंख से आंसू निकलकर उसके गाल पर फिसलने लगा। रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जैसे भी लगी हो तुम्हें उससे क्या? जानते भी हो तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बहन के साथ कल रात क्या करने की कोशिश की है, जानते हो? हिफ्सा ने अपने आंसू साफ करते हुए सख्त लहजे में क्या किया फुरकान, बताओ मुझे। वो झट से बोला, तुम्हारे बेगैरत भाई ने कल रात मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। हिफ्सा ने अपना आंसू रोकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा नहीं कर सकता है हिफ्सा। ज़ुबैर ने सादे लहजे में कहा, चले जाओ यहाँ से और अपने भाई को जाकर बता देना कि वो इतनी आसानी से बच नहीं सकता मुझसे। मैं उसे बदला लेकर रहूँगी, उसे याद से बता देना। और हाँ, हमारा आज के बाद तुम लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेहरबानी फरमाकर हमारा पीछा छोड़ दो। हिफ्सा ने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। हिफ्सा कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं जाकर उससे पूछूंगा उसने ऐसा क्यों किया। हिफ्सा आगे थी और वो हिफ्सा के पीछे कमरे में गया। मुमना बेड पर लेटी सो रही थी और खालिदा बेगम अपने शोहर अनवर से बात कर रही थी। यहाँ कोई बात मत करना, अम्मी अबू से बात कर रही, समझे तुम? हिफ्सा ने सर्द लहजे में कहा। खालिदा बेगम ने कॉल बंद की और ज़ुबैर से कहा कि चले जाओ यहाँ से, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मगर खाला जान आप बताएं, मेरा इस हिसाब में
क्या कसूर है? मैं जाकर फुरकान से पूछूंगा उसने ऐसा करने की जुर्रत कैसे की। जुबैर, ये बात जितनी दबी रहेगी उतना ही बेहतर होगा। प्लीज़, पहले ही सब हमारी जान के दुश्मन बने हैं हम में अब कुछ और सहने की हिम्मत नहीं है। खालदा बेगम ने कहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ हिफ्सा के सर पर ये चोट कैसे लगी और आप लोग अब कहाँ रह गए? अगर हमारे घर नहीं रहना तो? जुबैर ने कहा, आपने घर की चाबियाँ लेने गई थी अपने ताया के घर। आज हिफ्सा और उन्होंने धक्के देकर घर से निकाल दिया। खालदा बेगम ने उदास लहजे में कहा, जुबैर, ये हमारी टेंशन है, हमने कहाँ रहना कहाँ नहीं, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। हिफ्सा बोले, तुम क्यों गई थी अकेली वहाँ पर? मुझे ले जाती है अपने साथ, तुम्हारे ताया तो है ही एक नंबर का जाहिल इंसान। जुबैर ने गुस्से से कहा, प्लीज़ जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो हमें। हिफ्सा ने गुस्से से कहा, जा रहा हूँ मगर ये मत सोचना कि मैं दोबारा आऊँगा। नहीं, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, मैं बता रहा हूँ ढूंढ लूँगा तुम्हें, और फुरकान के की सज़ा तुम मुझे नहीं दे सकती हो, समझी? वो ये बोलकर वहाँ से चला गया। क्या पागल इंसान है ये? हिफ्सा मैंने मिलाए, कैसी हैं आप? कैसी अम्मी आप? हारिस की अम्मी बाहर टीवी लॉन्च में बैठी थी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ गायब थे सुबह से? अम्मी वो एक ज़रूरी काम था, बस वहाँ पर ही मसरूफ़ था। हारिस ने जवाब दिया, खाना खा लो। फिर मैरा ने कहा वो गर्म कर देगी, मुलाजमत चली गई है। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है अभी। इतने में हारिस के मोबाइल बजेंगे। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ, अली की कॉल आ रही है। हारिस ये कहकर बाहर चला गया। हाँ अली, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेकर असजद की तरफ, तुम दोनों वहाँ ही मिलो मुझे। उसकी गाड़ी अली और असजद के पास थी, असजद की गाड़ी हारिस के पास थी। वो गाड़ी लेकर सीधा असजद के घर पहुँच गया। असजद अली बाहर लान में बैठे हारिस का वेट कर रहे थे। हारिस का मुंह लटका हुआ था। उसने असजद की तरफ गाड़ी की चाबी फेंकी और कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ अब? ये मुंह क्यों बनाया हुआ तुमने? अली बोला, कुछ नहीं हुआ यार, बस वैसे ही दिल उदास है आज। हारिस ने धीमे लहजे में कहा, उस लड़की ने कुछ कहा है क्या? असजद ने कहा। हारिस ने एक नज़र असजद को देखा, अपने मोबाइल में मगन हो गया। उसे ज़रूर उस लड़की ने ही कुछ बोला है, मान या ना मान, और जा उसके पीछे शाबाश, और जा, ये लड़कियाँ किसी की सागी नहीं होती भाई, काम निकल जाए। साथ ही कहती हैं, चल मेरा पुत्र निकल जाए तुम। अली हंसता हुआ बोला। हारिस बैठा उसका घूर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, शायद वो परेशान है, उसके ताया ने उनसे घर छीन लिया है, उनका अब रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है उनके पास। हारिस ने कहा, वो अच्छा, तो तुम उसे दे दो ना रहने के लिए कोई जगह, इतने घर तो है तुम्हारे पास। अली ने कहा, हाँ हाँ। अली ठीक कह रहा है, वैसे अगर देखा जाए तो लड़की बहुत मासूम लग रही थी, जो बात है, असजद बोला। हारिस फिर उसके ख्यालों में खो गया। ये बताओ वो लड़की मिली कहाँ थी तुम्हें? असजद ने कहा, वो मुझे हॉस्पिटल में ही मिली थी जब अम्मी एडमिट थी। वो उसी हॉस्पिटल में जॉब करती है, सीनियर नर्स है वहाँ पर। अम्मी के पास वही होती थी ICU में। एक दिन अम्मी ने उसे कहा कि मेरे बेटे हारिस को बुला दो, मुझे उससे मिलना है। तो वो जब बाहर मुझे बुलाने आई तो सबसे पूछने कि हारिस कौन है, और मैं जनाब वहाँ बैठा मज़े से सो रहा था। उसने मुझे हाथ लगाकर नहीं बल्कि जो उसके हाथ में पेंसिल थी उसको छिक्का चबा कर उठाया। वहाँ पर उसकी और मेरी थोड़ी सी बहस हुई और बस उसके बाद से बातचीत होना शुरू हो गई। उस शाम को मैं उसकी खाला के घर पे छोड़ कर आया था। बारिश बहुत ज़्यादा थी, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था उसे, तो मैंने कहा आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तब उसने मुझे सब बताया था अपनी फैमिली के बारे में और जो कुछ उनके साथ हुआ उस बारे में। हारिस बोल रहा था और दोनों पागलों की तरफ बस उसकी कहानी को सुन रहे थे। अरे वाह, मुबारक हो, हमारे यार को प्यार हो गया है। अली झट से खड़ा हुआ डांस करने लगा। असजद भी उसके साथ डांस करने लगे। चलो अब बस हम दोनों ही सिंगल रह गए हैं, अब होगी हमारे यार की शादी। वो दोनों पागल हो गए थे। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना, आराम से बैठ जाओ, यहाँ मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं हो जाती, समझे। हारिस स्कूटर चला गया और दोनों भी डांस करते करते उसके पीछे चले गए। हिफ्सा, आंखें खोलो, देखो यार कितना ज़्यादा खून बह गया है उसका। हारिस ने उसे देखते हुए परेशान लहजे में कहा, आखिर ये लड़की है कौन जिसके पीछे तू ऐसे रोल रहा है, लड़ रहा है लोगों से? असजद ने कहा, जो गाड़ी ड्राइव करता हुआ बोला, बताऊंगा सब बताऊंगा, पहले जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। हारिस बोला। हारिस और हिफ्सा पीछे बैठे थे। हिफ्सा को इस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं था। वो गाड़ी की सीट को टेक लगाए बैठी थी। हारिस ने उसके सर के नीचे हाथ रखा था, उसके सर से बहुत खून बह गया था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, मैं तो कह रहा हूँ पास ही किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उस हॉस्पिटल में जाते हुए तो बहुत वक्त लग जाएगा। अली ने कहा, हाँ ठीक है ऐसा करो, किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में चलो जल्दी। हारिस ने कहा। हारिस, एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती यार, पता नहीं क्या करना चाह रहा है तू आजकल। अली ने सर्द लहजे में हारिस को घूरते हुए कहा, अभी यार सब बातों को वक्त नहीं है, मुझे ये बताओ तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे ना? हाँ, हम लोग उसी वक्त तेरे पीछे निकल गए थे जब तू हॉस्पिटल जाने के लिए निकला था। तेरी बातों से साफ अंदाज़ा हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बहुत चलाक हो तुम दोनों। चलो बस करो, जल्दी से लेकर आओ इस लड़की को। अब असजद ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर पार्क की और दोनों गाड़ी से उतर गए।
हारिस ने हिफ्सा को अपने फैमिली हॉस्पिटल के अंदर ले गया। सबसे पहले उनका चेकअप करे, बहुत ज़्यादा खून बह गया उनके सर से। हारिस ने डॉक्टर से कहा, पता नहीं क्या स्टोरी है इस लड़के की, सब कुछ समझ से बाहर है मेरी। असजद अली दोनों बस हारिस को बैठे देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हारिस ये सब क्यों कर रहा है। डॉक्टर ने हिफ्सा का चेकअप किया और उसको सर पर पट्टी की। कुछ देर के बाद जब हिफ्सा को होश आए तो वो खुद को वहाँ पाकर हैरान होगी, ये मैं कहाँ हूँ। हारिस जिसके आसपास चक्कर लग रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन उसकी जान ही बढ़ा। तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम्हें होश है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे यहाँ क्यों लेकर आया तुम? वो हारिस को घूरती हुई बोले, तुम उस लड़के ने धक्का दिया था, कौन था वो? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो सब देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उस लड़के की भी मैंने खूब धुलाई की है और तुम्हारे सर से काफ़ी खून बह रहा था। ना तुम कुछ बोल रही थी ना ही आंखें खोल रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। हारिस ने हिफ्सा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, प्लीज़। हिफ्सा ने उदास लहजे में कहा, अच्छा चलो आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो दोनों जब रूम से बाहर निकले तो असजद अली ने उन दोनों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। हारिस ने उन्हें इशारा किया कि बाहर आ जाओ। दोनों हारिस और हिफ्सा के पीछे पीछे हॉस्पिटल के बाहर गए। गाड़ी की चाबी दो, मैं उसे छोड़कर आता हूँ। अरे भाई हम कैसे जाएंगे? अली झाट से बोला, यार मेरी गाड़ी थी उधर ही रह गई, तुम लोग ऐसे करो वहाँ से मेरी गाड़ी ले आओ जाकर और उस लड़के का भी पता कर आना कौन है और आखिर मसला क्या है, उसे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बता दूंगी तुम्हें कौन है वो। ठीक है बैठो गाड़ी में। हारिस उन दोनों को देखता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट के देख लेना जान ना पहचान और उस लड़के के पीछे हमें इस सड़क पर रुलने के लिए छोड़ गया है। असजद ने कहा, चलो यार कोई रक्षा रोक लो, आज की सूरत में रक्षा की सवारी है। अली ने बेचारा मुंह बनाते हुए कहा, वैसे लड़की अच्छी लग रही थी हारिस के साथ, पता नहीं कौन है जो हारिस उतना कुछ कर रहा था उसके लिए। असजद ने कहा, हाँ यार पहली बार वो किसी लड़की के साथ इतना ज़्यादा अटैच लग रहा था, वरना वो तो सही से जवाब भी नहीं देता, पसंद करता किसी को, कुछ तो है जो हमें नहीं मालूम। अली ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, ओह भाई रुक जा, लगता है आज रिक्शा भी नहीं मिलने वाला हमें, चल यार पैदल ही चलते हैं। वो दोनों गाड़ी ले जाने के लिए पैदल ही निकल गए थे। कौन थे वो लोग और उन्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो उस लड़के ने तुम्हें इतने बुरे तरीके से धक्का दिया? हारिस ने सार्द लहजे में कहा, वो मेरे ताया और जिसने मुझे धक्का दी वो मेरे ताया का बेटा है, उन लोगों ने हमारा घर छीन रखा है हमसे। हिफ्सा ने धीमे लहजे में कहा, ओ अच्छा तो वो थे तुम्हारे ताया, शुक्र करो वो बच गया, जितना मुझे गुस्सा था उस लड़के पर मैं उसे जान से मार देने वाला था। हारिस ने अपने दांत भींचते हुए कहा, क्योंकि उसे अभी तक बहुत गुस्सा था। तो मुझे बस एक बात का जवाब दो, हाँ पूछो, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? मुझे सिर्फ सच जानना है। हिफ्सा ने कहा, मैं हॉस्पिटल आ रहा था तुमसे मिले, तुमसे बात करने। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो मैंने देखा तुम रिक्शा में बैठ रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी उसी रिक्शा के पीछे लगा दी और वहाँ तक पहुँच गया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी वजह से खुद को चोट पहुँचाने की, उसे मारने की? मुझे कोई चोट नहीं लगी और उस लड़के को मैं जान से मार दूंगा जितना मुझे उस पर गुस्सा है। हारिस ने सख्त लहजे में कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? मेरी वजह से खुद को मुसीबत में मात डालो। हिफ्सा ने उसे देखते हुए धीमे लहजे में कहा, चुप, बस अब नहीं बोलना, खामोश हो जाओ। हारिस ने उसकी तरफ देखकर अपने होंठ पर उंगली रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल से ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हारे हाथ में। वो उसकी तरफ देखती हुई प्यार भरे लहजे में बोली, नहीं तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा मुझे। तो मुझे ये बताओ वहाँ पर ही जानना है ना तुमने जहाँ उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा था? नहीं मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, वहाँ नहीं जाना मैंने, और अब वहाँ के लोगों के साथ भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो क्यों? अगर वहाँ नहीं जाना तो कहाँ रहोगी तुम फिर? अम्मी और बहन कहाँ है तुम्हारी? हारिस ने उसे देखते हुए हैरानी से कहा, अम्मी और बहन हॉस्पिटल में ही है, मेरी छोटी बहन मोमना की तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से हम हॉस्पिटल में ही थी। यार हिफ्सा कम अज़ कम तुम मुझे ही बता रही थी, और वहाँ से क्यों आए हो तुम लोग? क्यों नहीं जानना? अब वहाँ तुम लोगों ने कुछ बातें नहीं होती बताने वाली, तुम क्यों मुझ पर इतने एहसान कर रहे हो जिनका कर्ज मैं कभी चुका ही नहीं सकूंगी? क्यों तुम वहाँ तक मेरे पीछे आए थे? आखिर क्या चाह रहे तुम मुझसे? सब लोग हमारा तुम्हारा हमारा इस्तेमाल कर रहे, हर कोई हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने में लगा है। हिफ्सा एकदम गुस्से से बोलने लगी। उसके जहन में फुरकान की मोमना के साथ गंदी हरकत याद आ गई थी। क्या हो गया? अगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं मदद करता हूँ। हारिस ने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो हिफ्सा ने फौरन गाड़ी से उतर कर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। न जानो उसे क्या हुआ है, अचानक जो ऐसे गुस्से से बोलने लगी। वैसे वो भी ठीक कह रही, मैं क्यों उसके पीछे गया वहाँ तक, मैं भी पीछे ही पड़ गया हूँ बेचारे की। हारिस गाड़ी में बैठा अकेला अपने आप से ये सब कह रहा था। वो वहाँ से सीधा घर की तरफ चला गया। प्लीज़ आप चली जाए यहाँ से, आपने सारा माहौल ख़राब करके रख दिया हमारे ऑफिस का। यहाँ पर मौजूद हर शख्स सिर्फ आपको देख रहा है और आपकी बातें कर रहा है, कम अज़ कम ड्रेसिंग ही अच्छी कर आती हैं आप। उर्वा ने मैरिन को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा,
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, मैरी ने उर्वा की तरफ बढ़ते हुए कहा। ठीक ही तो कह रहा हूँ उर्वा, जब से तुम आई हो ऑफिस में मौजूद हर लड़की की नज़र तुम पर जमी है। इतने छोटे और टाइट कपड़े पहनकर बिजनेस डील करने आई हो या अपनी नुमाइश करने? फारिया ने बेटे रूम में दाखिल होते हुए कहा। फारिया हारिस के साथ कई सालों से काम कर रही थी और ऐसी लड़कियों से निपटना वो अच्छे से जानती थी। हारिस ऐसे ही हर किसी से नहीं मिल लेता, उसे टाइम लेना पड़ता है मुलाकात के लिए। वो कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं है जो ऐसे ही किसी भी लड़की से मिल लेगा। किस नाम से है आपकी कंपनी और क्या डील करना चाहती हैं आप हारिस सर के साथ? फारिया ने मैरी की आंखों में देखते हुए, मैरी ने फारिया का एटीट्यूड देखकर थोड़ा सा घबरा गई थी। ना, मेरी कंपनी का नाम जो भी है वो मैं हारिस के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैरी ने लड़खड़ाते लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, अभी आप जा सकती हैं क्योंकि अब तो सर का ऑफिस आना बिल्कुल नामुमकिन है। उर्वा, उनका नाम और नंबर नोट कर लो। सर से टाइम लेकर उन्हें कॉल कर देना। और मैडम याद रखें, कल से यहाँ पर इस तरह की ड्रेसिंग करके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने ऑफिस का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। फारिया सख्त लहजे में ये कहकर वहाँ से चली गई। नंबर नोट करो मैं अपना। उर्वा ने उससे कहा। मैरी ने अपना नंबर दिया। गुस्से से उठी और ऑफिस से बाहर निकलकर उसने शौकत खान को नंबर मिलाया, जो इस वक्त शमीम बेगम की पनाह में मदहोश था। ये अब कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? वो ऑफिस के बाहर खड़ी उसे कॉल पर कॉल कर रही थी। कौन इस वक्त हमें डिस्टर्ब कर रहा है? शमीम बेगम बोले। पता नहीं कौन है, रुको ज़रा देखने दो मुझे। शौकत खान ने साइड टेबल पर से मोबाइल पकड़ा तो देखा मैरिन की कॉल थी। वो झट से उठा और कमरे से बाहर चला गया। हेलो डार्लिंग, बोलो क्या हुआ? तुम्हारा बेटा सुबह से अब तक ऑफिस में नहीं आया। मैं उसके ऑफिस के लोगों से बस बेइज्जती करवा रही हूँ तब से। मैरी ने गुस्से से कहा। अरे क्यों नहीं आया वो? तुम ऐसा करो, कुछ देर और वेट करो, उसका हो सकता है आ जाए। मैं अब मज़ीद वेट नहीं कर सकती हूँ, समझे तुम? जल्दी से गाड़ी भेजो, मुझे आना है तुम्हारे पास। वो मैं भेजता हूँ ड्राइवर को, तुम अभी वेट करो कुछ देर। अगर ये आ गई और उसने शमीम को देख लिया तो यहाँ सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा। उसने मैरिन को दोबारा कॉल किया, कहा कि तुम हारिस को उसके घर मिलने के लिए चले जाओ। वो ये सुनकर खुश होगी क्योंकि वो खुद भी हारिस से मिलने के लिए बेचैन थी। वो मैरिन से बात कर रहा था कि पीछे से शमीम बेगम आकर शौकत खान को चौपक गई। वो उसे कॉल बंद करने के इशारे कर रही थी। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम ऐसा करो वहाँ जाओ, उससे मिलो, तब तक ड्राइवर भी तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। शौकत खान ने मैरिन को घर का एड्रेस सेंड किया और मोबाइल साइड पर रखकर शमीम बेगम को फिर से बेडरूम में ले गया। सिर्फ 10 मिनट है हमारे पास, ड्राइवर आ रहा है तुम्हें वापस छोड़कर आने के लिए, और अब की बार मैं खोद जाऊँगा अपनी शमीम बेगम से मिलने के लिए। उसने उसे गर्दन से पकड़कर अपने होंठों के करीब कर लिया था। तुम्हारे बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है शमीम बेगम। शमीम बेगम मुस्कुराई और उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया। दोनों एक दूसरों के लबों का रस पीने लगे थे। वो चाहने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे थे। हिफ्सा हॉस्पिटल में जाते ही अपनी अम्मी के गले लगकर रोने लगे। क्या हुआ हिफ्सा? ये तुम्हारे सर पर पट्टी क्यों बंधी हुई है, बताओ मुझे। मोमना भी उठकर बैठ गई। हिफ्सा बाजी क्या हुआ आपको? हम कब से आपको कॉल्स कर रहे थे, आपने हमारी कॉल भी अटेंड नहीं की। अम्मी मैं त्याग के घर गई थी, उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और वो लोग हमारा घर अलीना के ससुराल वालों को दे रहे थे। क्या? अल्लाह, अगर उन्होंने दे दिया अलीना के ससुराल वालों को तो हमारा क्या बनेगा? खालिदा बेगम परेशान होकर एक तरफ बैठ गई थी। क्यों गई थी तुम वहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मत जाओ। तुमने मेरी एक ना सुनी हिफ्सा। वो अब्बास और उसका बेटा दरिंदा है, तुम ये अच्छे से जानती हो। अम्मी अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ हाथ नहीं आएगा हमारे। तुम मुझे ये बताओ, तुम वहाँ से वापस कैसे आई और ये पट्टी कहाँ से करवाई तुमने? वो हारिस वहाँ ही था, वो मुझे हॉस्पिटल ले गया था और वही छोड़कर गया। कौन आई हारिस, जिसकी कॉल भी आ रही थी बार बार तुम्हारे फ़ोन पर? मैं आपको बाद में बताऊंगी सब। ये बताएं, मोमन को दवा पिलाई आपने? अबू की कॉल नहीं है क्या? मैं अबू को कॉल करती हूँ, उन्हें कहती हूँ किसी भी तरह पाकिस्तान वापस आए। हिफ्सा ने बात को घुमा फिरा दिया था।